हेलो गाइस, यूपी पीसीएस प्रीलिम बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू वेदु कोर्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन साथ में जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन इसी महीने के अंत तक आने की संभावना है और आपको जैसा कि पता है कि 28 जनवरी से यूपी पीसीएस 2021 का मेंस भी प्रारंभ है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत ही जल्दी में है, तो इसकी प्रलम परीक्षा की सीरीज को टारगेटेड करके वेदुकोर्स ने अपने यूट्यूब चैनल से इसको लॉन्च किया है। तो इससे आप जुड़े रहने के लिए इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 122 क्या कहता है। पॉलिटी से क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 122 क्या कहता है। देखिए, पॉलिटी से अनुच्छेदों से लगभग 2 से 3 प्रश्न एवरेज हर वर्ष पूछे जाते हैं। पर ईयर इनको पूछा जाता है। कभी कभी ये आंकड़ा 4 से 5 का भी पहुंच जाता है, लेकिन मैंने आपको एवरेज बताया कि 2 से 3 प्रश्न, और ये सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 122 क्या कहता है। पहला ऑप्शन है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में चर्चा पर निर्बंधन, या न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इसका सही आंसर क्या है। आंसर ऑप्शन इज शी। ओके, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किया जाना, इसका मतलब है कि संसद में की जाने वाली किसी भी कार्यवाही की कोई जांच या कोई चर्चा न्यायालयों में नहीं की जाएगी। संसद को इससे उन्मुक्ति या संसद सदस्यों को इससे उन्मुक्ति दी गई है। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा ये किस आर्टिकल के तहत आती है। अनुच्छेद 120 के तहत आती है। संसद में चर्चा पर निर्बंधन, किसकी चर्चा पर निर्बंधन है संसद में। संसद में बेसिकली न्यायालयों की चर्चा पर निर्बंधन है, और ये अनुच्छेद 121 के अंतर्गत आता है। और आपको जैसा कि पता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आती है। तो ये अनुच्छेद से एक प्रश्न था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को टैकल करने के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है कि इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन इज ईश्वर सेन, श्री शांतमूल, वासुदेव, या फिर सिमुक। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, श्री शांतमूल इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक है। और ईश्वर सेन किस वंश से संबंधित है। ईश्वर सेन संबंधित है आपका आभीर वंश से। आभीर वंश से। वासुदेव किस वंश से संबंधित है। कर्ण वंश से संबंधित। और सिमुक बहुत ही फेमस राजा रहा है, ये रूलर रहा है, किस वंश से संबंधित है। ये सातवाहनों से संबंधित है। ये वही सातवाहन है जिन्होंने वैदिक धर्म को प्रश्रय दिया और सीसे के सिक्के इतिहास में पहली बार इन्होंने चलाए थे। बात कर लेते हैं इक्ष्वाकुओं की। तो पुराणों में इन्हें श्री पर्वती भी कहा गया है, श्री पर्वती भी कहा गया है, और आंध्रभृत्य भी कहा गया है। इन्होंने वैदिक धर्म को प्रश्रय दिया और अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। इसके बाद जो श्री शांतमूल का उत्तराधिकारी आएगा वो आएगा वीर पुरुष दत्त। वीर पुरुष दत्त। इसने नागार्जुन कोंडा में एक स्तूप का निर्माण कराया था। नागार्जुन कोंड में स्तूप का निर्माण करवाया था। स्तूप से आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ वैदिक धर्म को ही प्रश्रय नहीं दिया, बल्कि बौद्ध धर्म को भी प्रश्रय दिया है। इसके बाद इनके सक्सीडर रहे, जिन्होंने इनको सक्सीड कर दिया, यानी कि जिन्होंने इनका स्थान लिया, ठीक है, वो थे कांची के पल्लव। पल्लवों ने इनको हराकर इनकी सत्ता को समाप्त कर दिया था। तो ये पूरा ब्रीफ इतिहास इक्ष्वाकु वंश के बारे में आपने देख लिया। अगला प्रश्न है कि 1763 से और 1800 के मध्य हुआ सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। ऑप्शन है केना सरकार एंड द्विज नारायण,
गोमधर कुंवर एवं रूपचंद्र कोनार, धीरज नारायण या फिर दादू मियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही आंसर क्या है? केना सरकार एवं द्विज नारायण, यही इसका सही आंसर है। देखिए, गोमधुर कुंवर और रूपचंद्र कोनार ने बेसिकली अहोम आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसका जो एरिया है अहोम आंदोलन का, वो आप जानते हैं असम का क्षेत्र है। और अहोम आंदोलन वही लगभग 1828 के आसपास से शुरू हुआ था और 1833 तक चला था। धीरज नारायण की अगर आप बात करेंगे तो ये बेसिकली रंगपुर विद्रोह से संबंधित है। रंगपुर विद्रोह से संबंधित है और ये लगभग 1783 के आसपास हुआ है। दादू मियां की आप बात करेंगे तो ये दादू मियां परायजी आंदोलन से संबंधित है, जो वही लगभग 1838 के आसपास से प्रारंभ हुआ। सन्यासी विद्रोह का जो क्षेत्र है वो क्या है, बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक बात है, बंगाल और बिहार। देखिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वेदकोश के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। बंगाल एवं बिहार से इसका संबंध है और इसका नेतृत्व किया था केना सरकार द्विज नारायण ने। इनके अलावा भी एक नाम इसमें मिलता है, आप ऐड कर लीजिएगा, मजनून शाह। मजनून शाह, ये नाम भी यहाँ पर मिलता है। बेसिकली हुआ क्या कि प्लासी, वॉर ऑफ प्लासी के बाद उपनिवेशवादी शोषण नीति से जो बंगाल में ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा जमाया प्लासी का 1757 के युद्ध के बाद, ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स ने शोषणकारी नीतियों के माध्यम से वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, उसी के खिलाफ बहुत कम समय में 1760 के आसपास से ही सन्यासी विद्रोह प्रारंभ हो गया था। बेसिकली ये जो सन्यासी लोग हैं ये बेसिकली सामाजिक और धार्मिक संप्रदाय है। सामाजिक और धार्मिक संप्रदाय है। ये लोग बेसिकली शंकराचार्य के अनुयायी माने जाते हैं। शंकराचार्य के अनुयायी माने जाते हैं और गिरि संप्रदाय से संबंधित, गिरि संप्रदाय से संबंधित थे। हालांकि मूल रूप से अगर आप इसको देखेंगे तो पहले यह एक कृषक विद्रोह था, लेकिन इसमें सिर्फ किसानों या कृषकों की ही भागीदारी नहीं थी, इसमें आगे जाकर जनता की भागीदारी भी हो गई, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको लेकर एक उपन्यास लिखा गया इसी समय, उसका नाम है आनंद मठ। ये सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब देखिए, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है पूरा प्रश्न कि इस प्रकार के जो विद्रोह हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा यूपीपीसीएस जरूर पूछता है। 1 से 2 प्रश्न आपको यहां से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ये एक लेक से प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। उम्मीद है आप सभी इसका सही जवाब देंगे। ऑप्शन है सुपीरियर, विक्टोरिया, मिशिगन और ओंटारियो। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया का बिल्कुल सही जवाब है, ये ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है। ग्रेट लेक्स की जो झीलें हैं वो कौन सी झीलें हैं, बता सकते हैं आप? ये ग्रेट लेक्स की झीलें हैं जो अमेरिका में पाई जाती है, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया, ठीक है। ये है यूएसए और ऊपर है ये कनाडा। ये कनाडा का पार्ट है, ये यूएसए का पार्ट है। इन दोनों के बीच में ये 5 झीलें पाई जाती है, 1 2 3 4 और 5। इसको और डीप से समझने के लिए हम लोग एक और डीप से देखते हैं। ये है इन 5 का नाम, लेक सुपीरियर, ये कनाडा और यूएसए दोनों से मिलती है। इसके बाद ये है लेक मिशिगन, ठीक है, ये पूरी तरीके से यूएसए के अंतर्गत आती है। इसके बाद ये है लेक ह्यूरन, ये भी कनाडा
और यूएसए से टच करती है। ये फिर तीनों, ये चारों जो है यूएसए और कनाडा से ही टच करेंगी। लेक इरी एंड लेक ओंटारियो, ये 5 झीलें मिलकर ग्रेट लेक्स का निर्माण करती है। देखिए जो प्रश्न बनता है कि लेक सुपीरियर के किनारे कौन सा शहर है, तो इसके किनारे है डुलुथ। और लेक मिशिगन के किनारे कौन सा शहर है, शिकागो। ओके, लेक इरी के किनारे कौन सा शहर है, बहुत ही फेमस शहर है डेट्रॉयट। ठीक है ना, एक बुफेलो भी शहर है इसी के पास, बुफेलो। ओके, और ये लोग जो ओंटारियो है उसके इस तरफ है कनाडा का एक शहर जिसका नाम है टोरंटो, और यहीं से शुरू हो जाती है एक रिवर जिसे कहते हैं सेंट लॉरेंस रिवर, जो गिरती है जाके अटलांटिक ओशियन। ओके, ये ग्रेट लेक्स के बारे में था, इसको और डिटेल में आपने देख लिया। यहां पर अभी एक अलग झील आई, ग्रेट विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहाँ की झील है, ये बेसिकली अफ्रीका की झील है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है लेक विक्टोरिया, और इसी के जस्ट ऊपर से यहां से कौन सी रेखा निकलती है, 0 डिग्री रेखा निकलती है, यानी कि विषुवत रेखा निकलती है। ठीक है, उसके नीचे है लेक टंगानिका, उसके नीचे है लेक न्याशा, ऊपर है लेक तुर्काना, लेक टाना। ठीक है, और ये है लेक चार्ट। ये अफ्रीका की कुछ प्रमुख झीलें हैं। इसके अलावा अगर इसको और आप पास से देखेंगे तो लेक विक्टोरिया के आसपास कौन कौन से देश हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। देखिए लेक विक्टोरिया से कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक तो केन्या जुड़ा हुआ है, दूसरा युगांडा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या जुड़ा हुआ है, तंजानिया जुड़ा। तो ये 3 देशों की सीमा लेक विक्टोरिया से मिलती है। और देखिए ये इक्वेटर जा रही है, उसके नॉर्थ पार्ट से ये टच करते हुए इक्वेटर निकल रही है, लिखा हुआ है इक्वेटर, है ना, ये यहां से। अब देखिए यहीं से नील नदी निकलती है, इससे ये नील नदी विक्टोरिया से निकलती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। इसको हम ब्लू नील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू नाइल भी कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने यहां पर कवर कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोगों से लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हमेशा एक प्रश्न पूछता है। आप बैकेर उठाकर देखिएगा, तो निम्न में से कौन सा एक रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है, मस्तिष्क ज्वर, दाद, घेंगा या मरासमस। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है मरासमस। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से मरासमस के अतिरिक्त क्वार्सी और कर भी हो जाता है, क्वार्सी और कर भी हो जाता है। ये बेसिकली जो दोनों रोग हैं ये बच्चों को होने वाले रोग है। दाद और खुजली, इसी के साथ मैं लिख दे रहा हूं, दाद और खुजली जो है ये कैसे होते हैं, ये फफूंदी के कारण होने वाले रोग हैं, फफूंदी जनक रोग है। एक फफूंदी है स्केबीज, उसके नामक कवक से होते हैं। ये कवक है स्केबीज, इस कवक के कारण दाद और खुजली हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं मस्तिष्क ज्वर की। अगर तो मस्तिष्क ज्वर को बेसिकली आप कहते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये बेसिकली मच्छर के काटने से होता है। अब बचता है घेंघा रोग। तो घेंघा की बात करेंगे तो ये किसकी कमी से होता है, ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो ये आपने रोग देख लिए। तो ये इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में यूपीपी से प्रीलिम बूस्टर में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, और जब तक उत्तर प्रदेश
लोक सेवा आयोग 2022 की परीक्षा नहीं लेगा, तब तक हमारा टारगेट है कि हम आपको 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करा दें अपने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।